जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे कल मैसेज भेजा और उसमें लिखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिटमेंट फैक्टर कंफर्म कर दिया 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का। कितना कंफर्म किया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, ये लेटर है अगर कोई पूर्व सैनिक आर्मी से रिटायर होने के बाद या फिर आर्मी की पेंशन लेने के बाद डीएससी में सर्विस ज्वाइन कर लेता है और फिर वो वहां से भी रिटायर हो जाता है मिनिमम सर्विस करके, तो क्या फिर उसे पेंशन मिलेगी, दूसरी पेंशन डीएससी की। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी मिनिमम सर्विस है, कम सर्विस है, तो क्या वो सर्विस आपकी माफ हो सकती है पेंशन लेने के लिए, दूसरी पेंशन लेने के लिए, अगर कम सर्विस की वजह से आपको पेंशन नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक जबरदस्त लेटर है जिसमें बताया गया है दूसरी सर्विस पेंशन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डीएससी की पेंशन पाने के लिए कितनी सर्विस आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी कम सर्विस है तो क्या आपको पेंशन मिलेगी डीएससी से, रूल क्या कहता है, लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा 6 सीपीसी और 7 सीपीसी की रिपोर्ट के बारे में। 6 सीपीसी और 7 सीपीसी की मिनिमम पे किस तरीके से निकाली गई थी पे कमीशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दोनों रिपोर्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, एक भी पैसा आपका नहीं लगता, सब कुछ फ्री में है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे कल मैसेज भेजा। अब मैसेज में क्या लिखा है, सर जी, फिटमेंट फैक्टर 1.92 कंफर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। तो दोस्तों, जैसे ये मैसेज मेरे पास आया, पहले मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया 8 सीपीसी पर और फिटमेंट फैक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों, मैंने आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था मेरा एक बैचमेट पोस्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो बोल रहा था कि 1.92 कंफर्म, यानी दोस्तों इनका कोई बैचमेट होगा, कोई फ्रेंड होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगा होगा, तो उसने कंफर्म करके बताया कि भारत सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1.92 फिटमेंट फैक्टर देगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि 1.92 मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, जब तक कि भारत सरकार अपनी रिपोर्ट ना दे दे। इस इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन तभी होगा जब भारत सरकार अप्रूव करेगी, जब भारत सरकार कुछ कहेगी। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैंने आपको ये खबर दिखाई है। इन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि 1.92 मिलेगा। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक और लेटर, और ये लेटर है 20 जून 2017 का। और दोस्तों, ये लेटर दिया गया है तीनों चीफ को, आर्मी स्टाफ के, नेवल स्टाफ के और एयर स्टाफ के। इसका सब्जेक्ट है कंडोनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ सेकंड सर्विस पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स पर्सनल। इसका अनुवाद, इसको ट्रांसलेट मैंने हिंदी में भी कर रखा है ताकि आपको सही से समझ में आए। ये लेटर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। सब्जेक्ट है इसका डीएससी कार्मिकों के संबंध में द्वितीय सेवा पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा में कमी की माफी। यानी अगर आप आर्मी से रिटायर हो गए और वहां से आप पेंशन प्राप्त कर रहे हो और उसके बाद आपने डीएससी ज्वाइन कर ली, तो दूसरी पेंशन पाने के लिए
जितनी आपकी सर्विस है, मिनिमम सर्विस है, तो क्या वो माफ हो सकती है अगर आपको पेंशन नहीं दी जा रही? इसी पर दोस्तों ये लेटर है। मैं आपको मेन चीजें समझा देता हूं। लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट लिखा है जिसमें बताया गया है कि सेवा पेंशन के लिए सेवा में कमी को माफ करने के पीछे मंशा ही है कि व्यक्ति को बेसहारा ना छोड़ा जाए, बल्कि उसे कम से कम एक सेवा पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए। दोस्तों जैसा आपको पता है, अगर आपको पेंशन चाहिए तो मिनिमम सर्विस चाहिए यहां पे 15 साल। 15 साल आपके होंगे तभी आपको सर्विस पेंशन मिलेगी। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड में है या फिर कहीं इनवैलिड आउट होते हैं, मेडिकल कंडीशन पे कोई कैटेगरी है, तो 15 साल से अगर आपकी कम सर्विस भी है, 9 साल, 8 साल, 2 साल, तभी भी आपको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। तो अगर उनको पेंशन चाहिए, सर्विस पेंशन चाहिए, तो 15 साल यहां पे मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनकी 15 साल सर्विस नहीं है, जिनकी 13.5 साल, 12 साल या फिर 11 साल सर्विस है। तो क्या इस कंडीशन में आपको सर्विस पेंशन मिल सकती है? रूल कहता है कि नहीं मिल सकती। रूल कहता है कि नहीं मिल सकती। जैसे कि दोस्तों यहां पे लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? उपरोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरी सेवा पेंशन के लिए कोई माफी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपकी कम सर्विस है, 15 साल से कम सर्विस है, तो फिर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी जो आपकी सर्विस है, कम सर्विस, उसकी माफी नहीं की जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक रूल समझा रहा हूं और यह रूल है कोर्ट का। अगर आप कोर्ट जाते हैं तब आपको सर्विस पेंशन मिल जाएगी, अगर आपकी 15 साल सर्विस नहीं है। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप आर्मी से पेंशन ले रहे हैं और उसके बाद आप डीएससी में चले जाते हैं और डीएससी में आपकी सर्विस है 13 साल 9 महीने या फिर 13 साल 9 महीने से ऊपर, तब आपको कोर्ट के द्वारा सर्विस पेंशन मिल जाएगी। अगर आपकी 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, 15 से ऊपर है, तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही सर्विस पेंशन दी जाएगी जैसे कि आपको आर्मी की मिली। अगर दोस्तों आपकी सर्विस 13 साल 9 महीने से कम है, तो फिर आपको डीएससी की पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है या फिर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, अगर कोई कैटेगरी है तब आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी सर्विस 13 साल 9 महीने से कम है तो फिर आपको नहीं मिलेगी, और वो भी कोर्ट के द्वारा। अगर 13 साल 9 महीने 13 साल 9 महीने से ऊपर है तब आपको डीएससी की पेंशन दी जा सकती है। अगर नहीं दी जा रही तो दोस्तों फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेटर के बेस पे, जो ये लेटर है, इसके बेस पर आपकी सर्विस को माफ नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर 15 साल है, 15 साल से ऊपर है, तभी आपको सर्विस पेंशन दी जाएगी, और उससे नीचे की अगर क्वालिफाइंग सर्विस है तो इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ेगा एएफटी में, और वो भी उनको जिनकी सर्विस 13 साल 9 महीने या फिर 13 साल 9 महीने से ऊपर है। जिनकी 13 साल 9 महीने से कम है उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कोर्ट जाकर भी नहीं मिलेगी। यही सब चीजें दोस्तों मैंने आपको समझाई है, और वो भी दोस्तों इस लेटर के आधार पे दूसरी सर्विस पेंशन पाने के अधिकार को लेकर। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मिनिमम पे के बारे में, यानी छठे वेतन आयोग की मिनिमम पे किस तरीके से कैलकुलेट करी गई थी, और फिर 7वें वेतन आयोग की मिनिमम पे किस तरीके से कैलकुलेट करी गई, यानी दोनों रिपोर्ट की मिनिमम पे किस तरीके से निकाली गई, 6 सीपीसी की और 7 सीपीसी की। ये मैं आपको समझाता हूं दोनों में कंपैरिजन करके। और दोस्तों ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा 6 सीपीसी की मिनिमम पे कैसे निकाली गई। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, 6 सीपीसी मिनिमम पे कैलकुलेशन शीट, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एज ऑन 1/1/2006 एज पर 15 आईएलसी नॉर्म्स, यानी 15 आईएलसी नॉर्म्स के आधार पे 1/1/2006 से जो आपको छठा वेतन आयोग मिला उसकी मिनिमम पे कैसे निकाली गई, मिनिमम वेजेस के आधार पे। एक तरफ दोस्तों यहां पे लिया है आइटम्स जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि आटा, चावल या फिर तेल यूज करते हैं या फिर डिटर्जेंट यूज करते हैं, मछली हो गई, अंडे हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, रॉ वेजिटेबल्स हो गए, या फिर तेल हो गया, यानी जो भी हम घर बार में आइटम यूज करते हैं उसकी यूनिट यहां पे ली गई। जी हां दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों 3 कंजम्पशन यूनिट।
जी हाँ दोस्तों, 3 फैमिली यूनिट यहां पे यूज करी गई आइटम्स की, उसके आधार पे मिनिमम पे बनाई गई 6 सीपीसी की 5478। अब आप बोलेंगे कि यह आंकड़ा तो गलत है क्योंकि 6 सीपीसी की मिनिमम पे 7,000 रुपए है। बिल्कुल दोस्तों, 6 सीपीसी की मिनिमम पे 7,000 रुपए ही है, लेकिन जो कैलकुलेट करी गई थी आइटम्स के आधार पे वो 5478 करी थी, लेकिन बाद में लमसम करके इसे बढ़ाया गया 7,000 रुपए तक। फिर दोस्तों आपकी मिनिमम पे 7,000 रुपए हुई 6 सीपीसी की, और इसकी आधी बेसिक पेंशन बनी 6 सीपीसी की 3,500। आपको पता ही है। तो दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये यहां पे आइटम्स लिए गए और दोस्तों इसमें कंजम्पशन यूनिट यूज करी गई 3 यूज करी गई। और दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी की जो डिमांड है कि 8 सीपीसी में आईएलसी नॉर्म्स के आधार पे जो फैमिली यूनिट है उसको 5 कंसीडर किया जाए। 5 कंसीडर, अगर 5 कंसीडर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी मिनिमम पे ज्यादा होगी 8 सीपीसी की। हालांकि मैं आपको अभी 6 सीपीसी की और 7 सीपीसी की मिनिमम पे बता रहा हूं। तो दोस्तों इन आंकड़ों में 3 कंजम्पशन यूनिट को यूज करा गया, 3 फैमिली यूनिट को। तो दोस्तों आपने यहां पे सब कुछ देख लिया। इसमें दोस्तों सब कुछ प्राइस पर टेकन बाय स्टाफ साइड, पर मंथ 3 CU, पर डे PCU, यानी जितने भी आइटम्स हैं उनका यहां पे जोड़ घटाव करा हुआ है, कैलकुलेशन करी हुई है, और उसके हिसाब से मिनिमम पे यहां पे दिखाई है 5478। लेकिन दोस्तों ये 7,000 है, 7,000 मिली थी बेसिक पे 6 सीपीसी की। अब दोस्तों दूसरी तरफ है यहां पे 7 सीपीसी की मिनिमम पे। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी सेम आइटम्स लिए। जी हाँ दोस्तों, जो 6 सीपीसी में आइटम्स लिए थे, दाल चावल गेहूं जो भी है, सेम दोस्तों वो 7 सीपीसी में भी लिए थे। लेकिन दोस्तों अब आप यहां पे देखेंगे कि जो यहां पे प्राइस यूनिट है, प्राइस यूनिट को 7 सीपीसी में बढ़ाया गया 6 सीपीसी के मुकाबले। 6 सीपीसी में जो प्राइस यूनिट था वो था दोस्तों राइस का या फिर व्हीट का 18 था, इसे बढ़ाकर 7 सीपीसी में कर दिया गया 25.93। फिर दोस्तों अगर मैं दाल की बात करूं तो दोस्तों यहां पे प्राइस पर प्रिवेलिंग रेट था 40 रुपए, लेकिन दोस्तों 7 सीपीसी में इसे 97.84 कर दिया गया, यानी 7 सीपीसी में जो प्राइस यूनिट था उनको बढ़ाया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक्सपेंस देखें, टोटल देखें, तो वो भी बढ़ाया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्राइस यूनिट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस टोटल भी बढ़ गया। 6 सीपीसी में अगर मैं राइस और व्हीट को देखूं, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं चावल को देखूं, गेहूं को देखूं, तो दोस्तों यहां पर टोटल कॉस्ट है प्रिवेलेंट रेट्स की 769.5 और 7 सीपीसी में 1108 हो गया, 1108। ऐसे दोस्तों जितने भी दाल हो गई, वेजिटेबल हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गए, जितने भी आइटम हैं 7 सीपीसी में बढ़ाकर दी है 6 सीपीसी के मुकाबले। लेकिन दोस्तों 7 सीपीसी की जो मिनिमम पे निकली वो निकली दोस्तों 18,000, ये आप नीचे देख रहे हैं 18,000, और इसकी आधी बेसिक पेंशन है 9,000 7 सीपीसी की, जैसा आपको पता है। इस तरीके से दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली गई 18,000, और दोस्तों इसमें DADR यूज करा गया। जी हाँ दोस्तों, वो भी फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। हालांकि इसमें मिनिमम पे दे रखी है, मिनिमम पे इसमें भी दोस्तों 3% इंक्लूड करा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है 24 वाले सीरियल नंबर में, स्टेप अप ऑफ 3% ऑन नंबर 23 एस DA इज प्रोजेक्टेड एट 125% एज ऑन 1/1/2016। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपका DA था 125% वो भी यूज करा है, वो भी यूज किया गया है 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। हालांकि दोस्तों इसमें मिनिमम पे यूज करी गई है। अब आपको पता है 1/1/16 से आपका DADR 0% हो गया था, लेकिन उससे पहले 125% तक था। तो दोस्तों इसमें भी 3% की बढ़ोतरी दी है, 3% की, और दोस्तों इसके टोटल में 3% निकाला गया है, 3%। तो दोस्तों मिनिमम पे यहां पे निकालिए 18,000 रुपए। लेकिन दोस्तों इसमें DADR का रोल नहीं था 6 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं जो इसकी कैलकुलेशन यहां पे करी गई है, इसमें DADR का कोई रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई इसमें DADR का रोल नहीं करा गया, जितना आपको 7 सीपीसी में देखने को मिला था। तो दोस्तों ये दोनों आंकड़े मैंने आपको समझा दिए हैं। मिनिमम पे 6 सीपीसी में यहाँ पे 5,478 दिए, बल्कि ये 7,000 रुपए है।
और यहां पे बिल्कुल सही दिया 7 सीपीसी में 18,000 रुपए। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की मिनिमम पे भी निकाली जाएगी इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि दोस्तों जो यूनिट्स हैं या फिर आइटम के प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 7 सीपीसी में जो एक्सपेंसेस हैं, प्राइस यूनिट है, जितने इसमें दे रखे हैं ये बढ़ेंगे 8 सीपीसी में, कुछ हद तक बढ़ेंगे और उसके हिसाब से मिनिमम पे निकाली जाएगी। और मैं तो यही चाहता हूं कि मिनिमम पे लगभग 41,000 और 50,000 के आसपास हो मिनिमम पे, जिससे हमारा फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा बने। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों महंगाई अब बहुत बढ़ गई है। ये 7 सीपीसी के आंकड़े हैं और ये छठे वेतन आयोग के आंकड़े हैं। लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी हमें अगले साल तक या फिर उससे अगले साल तक मिलेगा, लेकिन उस टाइम भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जो मिनिमम पे है वो लगभग 40 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए, 40 से 50,000 के बीच में। अब दोस्तों 40 से 50,000 का अगर आपको फिटमेंट फैक्टर देखना है तो दोस्तों वो बनता है 2.28 पर या फिर 2.28 से ऊपर। अगर हमारी 41,000 या फिर 50,000 मिनिमम पे होती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आसपास या फिर इससे ऊपर होगा। तो दोस्तों महंगाई को देखते हुए जो ये प्राइस यूनिट है वो बढ़ाए जाएंगे, वो बढ़ेंगे जब हमें 8 सीपीसी की मिनिमम पे मिलेगी या फिर भारत सरकार के द्वारा पे कमीशन के द्वारा मिनिमम पे निकाली जाएगी, तो ये आंकड़े जरूर बढ़ेंगे। बस मैं ये चाहता हूं कि ये आंकड़े कुछ ज्यादा बढ़े, जिससे मिनिमम पे ज्यादा बढ़ जाए हमारी, तो उस हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर भी निकाला जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलते रहें बराबर। थैंक यू सो मच।